नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट रिस्क बीटा। बीटा is a measure of the systematic risk of a security or by comparing the volatility in the investment relative to the market. As represented by a market index, it measures the risk of an investment that cannot be diversified away. Beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. Beta of less than 1 means that the security will be less volatile than the market, and beta of greater than 1 indicates that the security's price will be more volatile than the market. For example, if a stock's beta is 1.2, it's theoretically 20% more volatile than the market both on up and down moves. Beta is used in the capital asset pricing model, a model that calculates the expected return of an asset based on its beta and expected market returns. Model assumes that the beta is the only reason why an investor should expect a return higher than market or index return. However, many value investors तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बीटा की मदद से हम ये मेज़र कर सकते हैं कि मार्केट में कितना रिस्क है। मतलब अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितना रिस्क है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए बीटा अगर 1 है, ठीक है, अगर बीटा 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो मार्केट के साथ ऊपर जाएगा। यानी सपोज दैट हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर तो अब ये बीटा है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बीटा में ये बताता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है या फिर वो फ्लैट रहता है, ठीक है, तो जो हमारा स्टॉक है उसके अंदर जो रिस्क है वो कितना रहेगा, मतलब वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर वो फ्लैट रहेगा। तो मार्केट का जो बीटा होता है वो 1 होता है, ठीक है। यानी मार्केट अगर 1% से ऊपर गया, 1% से अगर ऊपर गया और आपकी सिक्योरिटी का जो बीटा है वो मान लीजिए 0.7 है, ठीक है, तो यानी कि अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉक 0.7% वो ऊपर जाएगा। और अगर मान लीजिए मार्केट अगर 1 पॉइंट से अगर वो नीचे, मतलब 1 पॉइंट से अगर वो नीचे जाता है तो यानी कि आपका जो स्टॉक है वो 0.7% से वो नीचे जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके स्टॉक का जो बीटा है वो क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर बीटा माइनस में है तो जो मार्केट है, ठीक है, वो जाएगी, मार्केट और आपका जो स्टॉक है वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मान लीजिए जो बीटा है अगर वो 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्टॉक के ऊपर मार्केट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर जो बीटा है वो 1, मतलब वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपका जो स्टॉक है वो भी उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब उतना ही नहीं, उसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि आपका जो स्टॉक है उसका बीटा कितना है, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो ऊपर जाएगा। तो 0 से अगर 1 के बीच में है तो वहाँ पे जो स्पीड है वो आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वो 1 से ऊपर जाता है तो वहाँ पर आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपनी जो एंट्री है और जो एग्जिट जो स्ट्रेटजी है, मतलब कि किस प्राइस पे हमें उस स्टॉक को बाय करना है और किस प्राइस पे हमें वहाँ से निकलना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पहले से ये पता है कि स्टॉक इतना ऊपर जाने वाला है, अगर मार्केट अगर 1 पॉइंट अगर ऊपर गया तो मेरे अगर स्टॉक का बीटा अगर 0.7 है तो इसका मतलब कि आपका जो स्टॉक है वो 0.7% वो ऊपर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी रखा है कि अगर मान लीजिए स्टॉक का बीटा है 1.2, ठीक है, आपके स्टॉक का बीटा 1.2, तो मार्केट का जो बीटा है वो 1 है, ठीक है। तो मार्केट अगर 1 पॉइंट अगर ऊपर गया तो आपका स्टॉक 1.2 से वो ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो बीटा का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है हमारा कैपिटल असेट
प्राइसिंग मॉडल में। मतलब इस हम यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो। तो सिर्फ बीटा के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ की मार्केट 100% उतना ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम कुछ एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं बस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा sensitivity analysis to assumptions. Securities analysis to use financial models to value securities of different kinds. These valuations are based on several inputs, assumptions about future aspects of the business, and some of these assumptions may be critical ones. The output from the model is only as good or reliable as the quality of variables that have been plugged into it. Many of the inputs may be assumptions or based on calculations after considering a number of factors. If sufficient rigor does not go into researching, collecting, and evaluating information, the accuracy of the inputs into the model may be poor, or thereby the output may not be reliable too. It is important to identify the critical variables in a valuation model and do an analysis of how the output will vary under different scenarios for the primary or critical variables. This is known as sensitivity analysis. For example, in a DCF valuation model, the discounting rate is a primary input to arrive at the value of the security. The discounting rate must reflect the risk inherent in business. The assessments of the risk will impact the rate used in the model. Sensitivity analysis will look at multiple scenarios for the discounting rate and the impact on the final value. Typically, a best case and worst case scenario is considered along with the most likely scenario. तो यहाँ पे मैं ये बताया गया है कि जब भी हम किसी भी बिजनेस का हम वैल्यूएशन निकालते हैं, तो उसके लिए हम कोई ना कोई फाइनेंशियल मॉडल हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ वेरिएबल्स लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी जो वैल्यूएशन है वो निकालते हैं, और वहाँ पे कुछ एजम्पशंस भी हम लेके चलते हैं। तो अगर मान लीजिए वो एजम्पशंस या फिर जो इनपुट्स हैं जो हमने अपनी रिसर्च में हमने डाले हैं, अगर वो उतनी रिलायबल नहीं है, तो सामने वाला आपकी जो रिसर्च है उस पर उतना भरोसा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी आप इनपुट्स और अजम्पशंस आप अपनी वैल्यूएशन में आप रख रहे हो वो रिलायबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी रिसर्च ना करी हो और आपने वहाँ पर और जो डाटा आपको मिल सकता था आपने उसकी जगह पे आपने अपना वहाँ पे कुछ थॉट प्रोसेस या फिर आपकी अपनी जो थिंकिंग है आपने वहाँ पे उसको प्रेजेंट करी हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने हिसाब से वहाँ पे पुट करनी होती हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं, ठीक है। कि जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट की जो प्रोफाइल है, अगर आप डायरेक्ट जाके अगर उनसे आप बात करते हो, या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है अगर आप उनके साथ अगर आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो, तो वहाँ पर आपको जो डाटा है जो आपको मिला है, ठीक है, तो उसमें आपको आप ये देख पाओगे कि हाँ कि अच्छा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है फिर नहीं। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट में आप शो करते हो, तो जो आपका क्लाइंट है वो भी आपके ऊपर भरोसा करता है। और सेकंड थिंग, फिर जब हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें भी जो सामने वाला है फिर वो हाँ दिखाता है कि हाँ कि इतनी सारी चीज़ें थी और उस डाटा पे हम भरोसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि हाँ कि जो आपने वैल्यूएशन निकाली है उस कंपनी की वो सही है। क्यों, देखिए अब वही चीज़ हमको ये बताएगी कि उस सिक्योरिटी में कितनी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सेफ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हम सिक्योरिटी बाय कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और उसका प्राइस क्या है। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस जो हम पे करते हैं और वैल्यू जो हमको मिलती है। यानी सपोज दैट एक स्टॉक है जिसका प्राइस है
₹1000, वो हमने ₹1000 हमने पे करा और हमने जो सिक्योरिटी है वो हमने बाय कर ली, लेकिन हमें पता है कि उसकी जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर ये निकालना ज़रूरी है कि उस स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है। तो उसके लिए आपको अलग अलग जो वैल्यूएशन मेथड है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी उस स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो क्या है। तो मान लीजिए उस स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ₹1200 है, आपने उसके लिए पे करा सिर्फ 1000। कहते हैं कि वो जो स्टॉक है आपको वो ₹200 कम प्राइस पे आपको मिला है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यही बताता है। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा प्राइस और वैल्यू के बीच में, उतना ही जो आपका मार्जिनल सेफ्टी है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, और उतना ही जो आपका रिस्क है वो कम होगा। लेकिन फिर से वही चीज़ कि सिर्फ ये जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते कि हाँ कि वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करा कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स हैं और एजम्पशंस हैं, ठीक है, जो हमने लिए हैं वहाँ पर। तो हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वहाँ पे कुछ ना कुछ हमने मिस कर दिया हो, ठीक है। तो सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ इक्विटी रिटर्न्स विद बॉन्ड रिटर्न्स। Bond and equity returns vary as to the nature of return, the level of returns, and the composition of the returns. Bond returns are primarily from coupon income with some contribution from gains in value as a result of decrease in interest rate. Bonds are seen as lower risk investments relative to equity because there is a uh, predefined return from coupon and there may be a security created in favor of the bond holders. The returns bond investments earn is therefore lower. The primary risk in bond investment is the default risk. Higher the credit risk, greater is the interest that the borrower has to pay and the investor will receive. Equity returns are primarily from the appreciation in the value of the investment. The dividend is a small component of the total returns from the equity. There is no assurance on either the dividend or the appreciation, which makes equity investment risky. Returns that these investments have the potential to generate are also higher to compensate for the risk. Well-run companies try to pay regular and stable dividends to its shareholders, to its investors. The value of the share in the market is influenced by the performance of the company, as well as external economic factors that impact the company. Warren Buffett stated that investors should always compare the returns on bonds and stocks at the time of deploying their capital. If the rate of return on the stocks is greater than the rate of return on bonds, one should buy stocks. And if the rate of return on bonds is greater than the rate of return on stocks, one should deploy capital in bonds. Generally, at the time of distress in economics, interest rates go significantly down to give push to the economics and at that time equities may be available at dirt cheap valuations even on the basis of। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बॉन्ड और इक्विटी के जो रिटर्न्स होते हैं उनको हमें कंपेयर करना चाहिए, लेकिन क्यों? तो सपोज दैट मान लीजिए अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, और आपको चाहिए रिटर्न मतलब 10% का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपने जो भी वैल्यूएशंस आपने निकालनी थी आपने निकाल ली, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी का मतलब उस कंपनी से आपको जो रिटर्न चाहिए उसको आपको कंपेयर करना है बॉन्ड के रिटर्न से। अब क्यों? क्योंकि देखिए जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिलता है जो कि होता है रिस्क फ्री, यानी वहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप उसको कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें जैसे बॉन्ड की, तो वहाँ पर आपको जो वहाँ पे आपको मिलती है कूपन इनकम, यानी वहाँ पे आपको मिलता है इंटरेस्ट जो कि फिक्स होता है,
और वहाँ पे जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस वहाँ पे जो रिस्क है वो ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ इक्विटी की, तो वहाँ पे जो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं है कि वहाँ पर आपको कि आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहेगी। सेकंड थिंग, इक्विटी से आपको मिलती है डिविडेंड। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी है क्या वो डिविडेंड देती है फिर नहीं देती है, और अगर डिविडेंड देती है तो क्या वो रेगुलर बेसिस पे दे रही है, मतलब हर साल दे रही है फिर नहीं दे रही है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो मतलब ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो तो वैसे तो कैपिटल एप्रिसिएशन पे होता है। मतलब अगर 100 रुपीज़ का मैंने स्टॉक खरीदा है तो वो अगर 1200 या फिर 1300 आ गया तो मैं इसको सोल्ड कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिविडेंड पे ही फोकस करते हैं, मतलब वहाँ से कि वो ये चाहते हैं कि मतलब उनको डिविडेंड भी मिले, साथ ही साथ उनकी जो कैपिटल है उसमें एप्रिसिएशन भी हो। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि अगर आप पैसा अपना अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, टाइम पीरियड आपका क्या है, मतलब आप कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर बेस्ट है आपके लिए इक्विटी। लेकिन फिर से वही बात है कि आपको वहाँ पर आपको कंपेयर करना ज़रूरी है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप बॉन्ड मार्केट में भी आप जा सकते हो। तो जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आपको जो भी रिटर्न चाहिए उसको आपको कंपेयर करना है बॉन्ड के रिटर्न से।